एमडी करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो एग्जिट एग्जाम में सवाल भी सिलेबस से आए, काफी बार पूछा हुआ है फार्मेसी फील्ड में क्या क्या स्कोप है, क्या के लिए मैं बता रहा हूँ, झोला छाप डॉक्टर से तो बेहतर इलाज करोगे, ट्रीटमेंट करोगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एंड फार्मेसी एजुकेशन फार्माकोपिया, ये आपका चैप्टर है। इसका ये सेकेंड पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे थोड़ा बहुत फार्मेसी एजुकेशन, है ना। इंडिया में जो फार्मेसी का एजुकेशन है, अलग अलग कोर्सेज के बारे में जानेंगे एंड उसी के साथ फार्मेसी एज अ करियर इसको पढ़ने वाले हैं। एंड पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को अच्छे से पढ़ा था, तो एक थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए, मैं रिकैप कर देता हूँ। हमने पढ़ा था फार्मेसी क्या होता है। तो फार्मेसी ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया था, जिसका मतलब होता है मेडिसिन या ड्रग। ठीक है, ये एक आर्ट और साइंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, ड्रग को बनाने और डिस्पेंस करने का तरीका। फार्मासिस्ट एक स्किल्ड या ट्रेंड पर्सन होता है जो सर्टिफाइड होता है दवाओं को मेक, सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, हाँ। फार्मास्यूटिक्स ब्रांच ऑफ फार्मेसी जो डील करता है डोजेस फॉर्म से रिलेटेड डिजाइन को लेकर के एंड डोजेस फॉर्म के फॉर्मुलेशंस के बारे में। एंड फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी अगर कोई बोले तो क्या बताएगा भैया? तो महादेव लाल श्रॉफ, एमएल श्रॉफ आपके होते हैं, ये क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन। एंड उसके बाद मैं बात करूं फर्स्ट कॉलेज इन एशिया, बताओ पहला कॉलेज एशिया में, तो क्या हो जाएगा? गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ध्यान रखना, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी पहला कॉलेज है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बीएचयू, जो कि पहला यूनिवर्सिटी बना 1937 में, जिन्होंने बी फार्म कोर्स स्टार्ट किया। फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948। फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था। एंड नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे 6 मार्च को मनाते हैं। एंड कुछ टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के नाम बताए थे, जैसे सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट, जाइडस, ये इस तरीके से हैं। ठीक है, हाँ। अब हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं फार्मेसी एजुकेशंस, है ना। फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में जो फार्मेसी का एजुकेशन है उसमें अलग अलग कोर्स चलता है, जैसे डी फार्म चलता है ना, बी फार्म चलता है, एम फार्म चलता है, एमएस फार्म चलता है, पीएचडी चलता है। तो इन सब कोर्सेज में होता क्या है, किसमें क्या होता है, बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, देखो डिप्लोमा इन फार्मेसी की मैं बात करूं, डी फार्मा को क्या कहते हैं? डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये एक 2 ईयर लॉन्ग करियर ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें कि आपके फॉलोड बाय 500 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी सेटिंग्स इन द मेडिकल फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। यानी 2 साल का अकेडमिक प्रोग्राम होता है। 2 ईयर का क्या होता है? अकेडमिक। अकेडमिक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आपको पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, और आपका 500 घंटे का, 500 आवर, है ना। कितने घंटे का हॉस्पिटल ट्रेनिंग? वाइवा में अक्सर सवाल पूछ देगा आपसे, बताओ भाई कितने घंटे का हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना होता है? तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग 500 घंटे का, और इसी को मंथ्स में बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 3 मंथ्स। अगर मंथ में बोलेगा तो 3 मंथ, दिन में बोलेगा तो 90 दिन, एंड अगर बोलेगा कि कहते हैं घंटे में तो आपका 500 आवर्स, 500 घंटे की हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपको करनी होती है ना, 2 साल का। और यहाँ पर सेमेस्टर वाइज नहीं होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी में क्या सेमेस्टर वाइज कोर्स होता है? नहीं, यहाँ पर सेमेस्टर नहीं होता है, क्योंकि सेमेस्टर वाला जो एग्जाम होता है वो हर 6 महीने में होता है, जबकि यहाँ पर ईयरली होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ये अच्छा है कि आपको मात्र 2 ही बार एग्जाम देना होता है। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं जो डी फार्मा करिकुलम है, ये फ्रेम किया गया है एजुकेशन रेगुलेशन फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत। यानी कि जो फार्मेसी एक्ट 1948 है उसी के तहत, जो 1948 एक्ट है उसी के तहत आपका फार्मेसी का जो कोर्स है डी फार्मा, इसका करिकुलम पूरा सेट किया गया है। जो भी आपके, है ना, इसमें क्या कहते हैं उसका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, ये सब। ठीक है, प्लस अब एक नया चीज लागू हो गया, एग्जिट एग्जामिनेशन, है ना। ये एग्जिट एग्जामिनेशन, एग्जिट का मतलब क्या होता है पता है? बाहर निकलना। तो अगर आप डी फार्मा कोर्स में आए हैं एंड बाहर निकलना चाहते हैं, है ना, किस चीज़ के साथ? रजिस्ट्रेशन के साथ। एक्चुअली आप रजिस्टर्ड बनना चाहते हैं तो आपको अब एक
नेशनल लेवल का एग्जाम एग्जिट एग्जाम देना होगा। एंड ये एग्जिट एग्जाम में सिलेबस याद रखना सिर्फ थ्योरी से पूछा जाता है। एंड ये एग्जिट एग्जाम आपका जो डी फार्मा में आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उसी से सवाल आएंगे जो हम लोग पढ़ाएंगे। एंड ये पास करेंगे तभी जा करके आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे MBBS वालों का नेक्स्ट होता है ना, हाँ वैसे ही। और एग्जामिन बॉडी भी वही है, ध्यान रखना। जो एग्जामिन बॉडी है उस बॉडी का नाम है NBEMS। आपको मैं दिखाता हूँ। एग्जामिन बॉडी का मतलब समझते हो, जैसे नीट को कौन कराता है, NTA कराता है ना। वैसे ही आपका एग्जामिन बॉडी, तो आपका जो एग्जामिन बॉडी है वो NBEMS है। NBEMS, ये जो देखो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, ये MBBS वालों का नेक्स्ट पेपर करवाता है, बी फार्म वालों का GPAT का पेपर करवाता है। वैसे डिप्लोमा वालों के लिए भी एग्जिट एग्जाम का पेपर यही जो आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जो है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, यही करवाएगा आपका एग्जिट एग्जाम। ठीक है, हाँ। तो एग्जिट एग्जाम में सवाल भी सिलेबस से आएंगे। ये डिप्लोमा वाले को कर दिया गया है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, ताकि 2024 में, ठीक है, कंफर्म कर दिया गया कि 2022 के बाद से जितने भी बच्चे एडमिशन लिए हैं उन सभी को ये एग्जिट एग्जाम देना होगा। अगर एग्जिट एग्जाम में पास होने की बात करें तो ये 50% मार्क्स होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मान लो आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है तो आपको 50 नंबर लाना है, सिर्फ MCQ पूछा जाएगा। एंड कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड एग्जिट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न वगैरह अभी क्लियर नहीं किया गया है, अभी तक एक बार भी हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है। ठीक है, हाँ। चलो, बी फार्मा एग्जिट एग्जाम जितना बार आप चाहे दे सकते हैं, हर 6 महीने पे होता रहता है, जितनी बार होता रहेगा, जितनी बार आप दे दे, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक दे दे, है ना, फॉर्म भरना पड़ता है। चलो, बी फार्मा की बात करें, अगर पढ़ोगे तो एक बार में निकाल लोगे, गारंटी है। बी फार्मा, कितने लोग जानते हैं बी फार्मा के बारे में? तो बी फार्मा को फुल फॉर्म में बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। बी फार्म एक 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, इसी को हम लोग UG कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, जो कि स्टूडेंट्स को ड्रग सिंथेसिस, ड्रग डोजेज फार्मूलेशन, एनालाइजिंग एंड केमिकल नेचर, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग वगैरह, जो नए ड्रग्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बताता है। तो जो हॉस्पिटल जो डिप्लोमा इन फार्मेसी होते हैं उसमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, उसको एक्चुअली हॉस्पिटल फार्मासिस्ट माना जाता है। जबकि जो बैचलर ऑफ फार्मेसी अब आप करेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को ज़्यादा तवज्जो मिलता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि इंडस्ट्री में जो दवा बनती कैसे है, डोजेस फार्मूलेशन कैसे होते हैं, केमिकल नेचर वगैरह क्या है। जबकि डिप्लोमा वालों को ये चीज़ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, डिप्लोमा वाले को पेशेंट केयर से रिलेटेड ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसीलिए कुछ राज्यों में, जैसे बिहार, उत्तराखंड, इन कुछ राज्यों में अगर जो वहाँ राज्य सरकार के द्वारा वैकेंसी निकलती है फार्मासिस्ट पोस्ट पर, तो वहाँ पे बी फार्मा एलिजिबल भी नहीं होता है, पता है, सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले एलिजिबल होते हैं। जी हाँ, बिहार में जो आपका फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला उसमें सिर्फ डी फार्मा वाले एलिजिबल है, बी फार्मा वाले एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, कह रहा है बी फार्मा इज अ मेजर सेगमेंट ऑफ हेल्थ केयर, बहुत हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक मेजर सेगमेंट है जो कंट्रीब्यूट करता है रिसर्च इन मेडिकल ड्रग्स। हाँ, बी फार्म किए तो ये हायर एजुकेशन होता है, इसके बाद फिर एम फार्म करिए, फिर आप बड़े बड़े कंपनीज़ में या रिसर्च में काम करिए। बाकी अगर मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल में पेशेंट केयर का काम करना चाहते हैं तो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी सफिशियंट है। ठीक है, वेल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई मेडिसिन इन द मार्केट, मार्केट में मेडिसिन के सप्लाई वगैरह में आपका काम आता है। ठीक है, ये चीज़ होती है बी फार्मा। अब आते हैं एम फार्मा। एम फार्मा का जो देखो, डी फार्मा का एलिजिबिलिटी क्या है पता है? आप 10+2 होने चाहिए, यानी कि 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। एंड 12th होना चाहिए या तो PCB से या तो PCM से। PCB या PCM मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए आपका 12th में मेन सब्जेक्ट, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। ठीक है, हाँ। इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है कि 12th में आपका PCB से पास होने चाहिए या तो PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एंड पासिंग मार्क्स कम से कम 40% प्लस होना चाहिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा, है ना। सर प्लीज़ बताओ नोट्स कैसे बनाएं। देखो भाई, नोट्स बनाने का मन है तो क्लास खत्म होता ही 5 मिनट में PDF आज से मिल जाया करेगा, तो PDF देख के नोट्स बनाइएगा। क्लास में सिर्फ सुनना है, समझना है और याद रखना है। एंड अदरवाइज आपको बुक मंगवाना है तो बुक मंगवा लीजिए, इसमें सब कुछ लिखी हुई हैं, और जो चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं क्या एम फार्म करने के लिए 12th के बाद नहीं होता है क्या? एम फार्म 12th के बाद होता है? नहीं, एम फार्म जो होता है मास्टर्स ऑफ फार्मेसी, ये डिग्री के बाद होता है, यानी बी फार्मा के बाद होता है। बी फार्मा के बाद होता है एम फार्मा। एम फार्मा यानी मास्टर्स ऑफ फार्मेसी।
2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। 2 साल का ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें कि आपका प्रॉपर सेकेंड ईयर जो होता है रिसर्च के लिए प्रॉपरली डिवोटेड होता है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, ये कुछ मेन विषय हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कि एम फार्म में कोई एक विषय चुनना होता है, या तो आप फार्माकोग्नोसी चुन लीजिए, कोग्नोसी पढ़ना चाहते हैं, या तो कोलोजी चुन लीजिए, या तो सूटिक्स चुन लीजिए, यानी किसी एक विषय सिर्फ सूटिक्स से पूरा 2 साल पढ़ना होता है, वो होता है मास्टर्स। ठीक है, तो आपने डिप्लोमा सुन लिया, बी फार्म सुन लिया, मास्टर्स सुन लिया। मास्टर्स के बाद ध्यान रखना कि मेरा मास्टर्स में एलिजिबिलिटी जो होती है वो बी फार्म पास आउट होना चाहिए। एंड अच्छे कॉलेज से अगर एम फार्म करना है, एम फार्म प्रोग्राम में एडमिशन लेना है अच्छे कॉलेज में, तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बी फार्म में अच्छा होना चाहिए। एंड साथ ही साथ एक एंट्रेंस टेस्ट होता है एम फार्म में एडमिशन लेने के लिए, उसका नाम होता है जीपैट, आपने सुना होगा जीपैट, जिसका नाम होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जीपैट टेस्ट को आपको क्लियर करना होता है। ठीक है, जीपैट टेस्ट क्लियर करते हैं, देन आपको अच्छे जो जीपैट स्कोर होते हैं उसके आधार पर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। यानी कि जो जीपैट बच्चा क्वालिफाई करता है उनको 12,500 रुपया पैसा हर महीने मिलता है पढ़ने के लिए 2 साल तक एम फार्म के पढ़ाई के लिए। ठीक है, एम फार्म के पढ़ाई के लिए। जी हाँ, अब बात करते हैं जो बच्चा एम फार्म भी कर लिया, अब उसको मान लो पीएचडी है, अब उसको मान लो पीएचडी। नोट्स में एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह मत ऐड कीजिए, मैं तो कहता हूँ नोट्स बनाइए ही नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, नोट्स को पढ़ने का प्रयास कीजिए, ये किताबें मंगवा लीजिए, सबसे अच्छा है ना। है ना, चलो अब पीएचडी फार्मेसी जो है इसी को डॉक्टरल फार्मेसी प्रोग्राम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डॉक्टरल, है ना, फार्मेसी प्रोग्राम कहते हैं। दैट लेज आउट द स्पेशलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, है ना, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में यहाँ से स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे इसके बाद डॉक्टर का नाम के आगे लग जाता है। जैसे मेरा प्लान है, मैं फार्माकोलॉजी से पीएचडी करना चाहता हूँ, है ना, मैं फार्माकोलॉजी से पीएचडी करना चाहता हूँ, अभी मेरा मास्टर्स स्टार्ट होने वाला है, फिर मैं पीएचडी करूँगा, तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है कि इस विषय से मेरा पीएचडी है ना। हाँ, इट इज़ आउटलाइन टू फुलफिल द नीड ऑफ हाई ग्रेड एजुकेशन, हाई ग्रेड एजुकेशन होता है डेवलपमेंट रिसर्च वर्क वगैरह में काम कर सकते हैं। एम फार्म स्टूडेंट्स वर्क करते हैं पीएचडी एडिशनल 3 ईयर ऑफ स्टडी एंड रिसर्च, है ना, ये सब रिसर्च 3 साल अलग से फिर से आपका रिसर्च वगैरह करते हैं तब जाकर के होता है। ठीक है सर, ये सब ये आप पढ़ाते हैं, सब बुक होता है, यस। चलो ध्यान रखना, जिसको भी नोट्स बनाना हो पीडीएफ नोट्स से बनाइएगा। ठीक है, अभी पढ़ाई ध्यान देना है। अब एक कोर्स, नया कोर्स इंडिया में लॉन्च हुआ है 2008 में, फार्म डी, कितने लोग जानते हैं? एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है फार्म डी, कितने लोग जानते हैं बताइए? कोई बच्चा जानता है फार्म डी कोर्स के बारे में? जी हाँ, ये फार्म डी कोर्स कोई बच्चा अगर 10+2 के बाद अगर मान लो 12th किया है, पीसीबी हो या फिर पीसीएम हो, वो सीधा आपका फार्म डी कर सकता है। एंड फार्म डी करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, ये 6 साल का कोर्स होता है, 6 साल, 5 साल का एकेडमिक ईयर होता है एंड 1 साल का हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है, इंटर्नशिप। फार्म डी, है ना, या तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एक प्रोफेशनल डिग्री है फार्मेसी स्ट्रीम का। ठीक है, ध्यान रखना, ये फार्म डी कोर्स 6 ईयर्स का होता है, 5 साल लर्निंग प्रोग्राम होता है, 1 ईयर इंटर्नशिप होता है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हॉस्पिटल में। कब लॉन्च किया गया? इंडिया में एक नया कोर्स है, 2008 में ही आया है ना जी। 3 महीने की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट एम टू एजुकेट फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ द मोनोग्राफ्स ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक केमिकल्स, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ना। जो बी फार्म डिग्री होल्डर हैं वो फार्म डी पढ़ते हैं तो सीधा वो 4th ईयर में आ जाएंगे, यानी कि उनको मात्र 3 साल लगेगा। जो भी बी फार्म करके आएगा उसको अगर फार्म डी करना है तो मात्र 3 साल लगेगा। ठीक है, अब समझो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मान लो आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, मान लो आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, सबसे छोटा कोर्स है फार्मेसी का डी फार्मा। अगर कोई बच्चा डी फार्मा करता है एंड उसको फार्मेसी की पढ़ाई अच्छी लग गई, ठीक है, एंड कुछ 2 पैसे अर्न करने लग गया। डी फार्मा आपको पैसे कमाने लायक बनाने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बना देगा एंड उसके साथ लाइसेंस वगैरह मिल जाएगा, कहीं पे भी जॉब वैकेंसीज में अप्लाई कर पाएंगे एंड उसके साथ ही साथ आप अपना बिजनेस भी कर पाएंगे। अब आपका इंटरेस्ट जग गया कि नहीं भैया हमको अब जाकर के बी फार्म भी करना है,
तो डी फार्मा के बाद थोड़ा बी फार्म करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जब बी फार्म कर लेंगे तो डिप्लोमा वाले को कॉलेज में एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। तो डी फार्म के बाद बी फार्म भी आप कर सकते हैं, बी फार्म कर सकते हैं। वैसे तो डी फार्म 2 साल का कोर्स होता है ना, 3 महीने का, 2 साल 3 महीने का। बी फार्म 4 साल का कोर्स होता है। लेकिन जो बच्चा डिप्लोमा का पास आउट है, डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है, अगर वो लेटरल एंट्री, इसको कहते हैं लेटरल एंट्री, आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए, तो अगर आप लेटरल एंट्री के द्वारा बी फार्मा में एडमिशन लेंगे तो मात्र 3 साल आपको पढ़ना होगा, है ना। आपके लिए ये 3 साल का, सीधा आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? हाँ। अब मान लो आपको बी फार्म भी कर लिए, अब मन हुआ कि और आगे पढ़ना है, और आगे पढ़ना है, तो आप कौन सा कहते कोर्स करोगे? बताओ, बी फार्म के बाद कौन सा कोर्स करोगे? तो बी फार्म के बाद आपने एक एग्जाम निकालना है, जी पैट, बहुत अच्छा होता है ये एग्जाम, मैंने भी निकाल रखा है, जी पैट। ठीक है, जी पैट, ये एग्जाम निकालना होता है। ये एग्जाम अगर आप अच्छा निकाल लेते हो, देन आपका एम फार्म में एडमिशन हो जाता है, बढ़िया कॉलेज में एम फार्म में एडमिशन हो जाता है। एंड एम फार्म फिर अगेन 2 साल का होता है। एंड मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के दौरान अगर आप जीपैट क्वालिफाई कर लेते हो तो 12,500 का स्कॉलरशिप मिलता है सरकार के द्वारा हर महीने, एम फार्म। एंड एम फार्म करने के बाद आपको और भी ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हुई तो वो पीएचडी, वो क्या होता है? पीएचडी। कोई एक सब्जेक्ट से लेकर जिस विषय में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है वो आपको उसमें पीएचडी कर लो, उसमें पीएचडी कर लो। लेकिन इतना पढ़ने के लिए तकरीबन आप देख लो, इधर 2 साल, ठीक है, 2.5 साल लेट सेट सेशन मानते चलो, 3 साल लेट सेट सेशन, इंडिया है सेशन लेट होता है, 4 साल इसको मान लो। फिर आपका एम फार्म में भी 3 साल मान लो, तो 3 4 7 3 10, इसमें 3 नहीं 5 साल लग जाता है, 15 साल, यानी कि पढ़ते रहो। अनुराग शुक्ला कह रहे इतना कौन पढ़ेगा? तो इतना किसी को पढ़ने का शौक है नहीं, और गरीब घर का बच्चा है अगर जो किसी तरह से अपने से कमा के पढ़ रहा है तो इतना पढ़ पाना संभव है? घर वाला बोलेगा कि पढ़बे कर भी, कमाई भी कैया। हाँ, अब मैटर आया, जैसे सर पैसा कब कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, है ना। हाँ, अगर पैसा कमाते साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई होता रहे तो शायद पढ़ पाएंगे, जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा। जैसे मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया डिप्लोमा इन फार्मेसी से, है ना। मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट किया, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फ़ाइट किया, बिहार स्टेट से बिलोंग करता था। देन मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स सरकारी कॉलेज से किया है, पूरे बिहार में मात्र 2 सरकारी कॉलेज थे उस समय पे, उसमें से कैसे यूपी में भी होता है वैसे ही, ठीक है, तो उसमें से डिप्लोमा इन फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेज से किया। एंड उसी के साथ कॉलेज के दौरान पढ़ाई करने के दौरान मैं साथ ही साथ क्या करता था, जॉब भी करता था, हॉस्पिटल वगैरह में भी काम करता था, जिससे मेरे को नॉलेज हुआ, एक नॉलेज वगैरह थोड़ा बहुत आ गया, है ना, जिससे मैं थोड़ा अपना कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह करने लग गया, काम करने लग गया। देन मुझे थोड़ा पढ़ाने का इंटरेस्ट था, टीचिंग में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील होता था, क्योंकि मैं कॉलेज वगैरह में मैं जूनियर्स वगैरह को बहुत अच्छे से पढ़ाता था, बहुत अच्छे से गाइड करता था। तो अगर किसी को एकेडमिक प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, टीचिंग में आगे बढ़ना है, तो हायर एजुकेशन मस्ट है, ज़रूरी है। लेकिन अगर जैसे मेरे काफ़ी सारे मित्रगण हैं वो अच्छा कमाते हैं, हमसे बेहतर अच्छा कमा लेते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर मेडिकल फील्ड में डूब गए काम करने के लिए, तो वो 1,00,000-1,50,000 रुपए का महीना आराम से निकाल रहे हैं, क्योंकि 2-4 साल उन्होंने समय भी दिया है पढ़ाई के बाद। और जो सिर्फ किताबी कीड़ा बनता रहा वो कुछ अच्छा नहीं कर पाया लाइफ में, वो 10-12 हज़ार की नौकरी में अभी भी खट रहा है। मैं पहले बताता हूँ रियलिटी, जो बात है वो मेडिकल फील्ड में काम करना होता है, नॉलेज इकट्ठा करना होता है, वो अच्छा कमा भी रहा है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट हुआ कि नहीं भैया मुझे पढ़ाने के फील्ड में आगे बढ़ना है, तो मैं बी फार्म कोर्स के लिए अगेन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैंने फाइट किया, क्योंकि मेरी घर की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। एंड आप भी कोई भी पता है कि कोई फ्रेशर बच्चा कहीं काम करता है, 2-4 हज़ार रुपये महीने मिलते थे काम सीखने को, उसी से अपना खर्चा चलाता था, ठीक है, आज से 6-7 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मैं बी फार्म की फीस अफोर्ड कर पाऊंगा प्राइवेट कॉलेज से, लेकिन मुझे करना था, तो मैं अगेन फिर तैयारी करके, है ना, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया। देन मैंने बिहार के मोस्ट
कह सकते हैं सबसे पुराना कॉलेज है फार्मेसी का कॉलेज, उस कॉलेज से मैं बी फार्म कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड बिहार में थोड़ा सेशन लेट चलता है, बिहार में ये डिप्लोमा होने में कंप्लीट 4 साल लग जाते हैं, 4-4.5 साल लग जाता है। तो सोच लो बैचलर होने में कितना टाइम लगेगा। अभी तक मेरा मास्टर्स वगैरह भी होता, लेकिन थोड़ा सेशन वगैरह लेट होने की वजह से बैचलर्स लास्ट चल रहा है ना। तो अब मास्टर्स करने का प्लान है, एंड मास्टर्स भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही प्लान है, क्योंकि उसके लिए जीपैट देना होता है, एंड जीपैट की तैयारी और बेहतर रैंक लाने के लिए तैयारी जारी है। एंड साथ ही साथ मैं अपना काम भी करता हूँ, है ना, एकेडमिक में भी काम करता हूँ, है ना, पढ़ाने का भी काम कर रहा हूँ, मेडिकल स्टोर पे भी काम, मतलब जो वो अपना स्टोर भी है, सारी चीज़ें मैनेज होता है। तो आप अगर जीवन में अच्छा करना चाहते हो तो साथ ही साथ हाँ ज़्यादा आगे तक तभी पढ़ पाओगे जब आपके 2 पैसे आने लग जाएंगे पैकेट में, एंड उम्र कम होगा। जैसे मेरा उम्र था कम, मैं मात्र 18 या 19 साल का था, उसी से मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन ले लिया था, ठीक है। तो उम्र कम है, तब जाकर के आप हायर एजुकेशन सोच सकते हो। अगर आपका उम्र ज़्यादा है तो ये डी फार्मा बेस्ट है, चीफ एंड बेस्ट कोर्स है, सस्ता में है, अच्छा कोर्स है, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, बढ़िया काम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें होती हैं डी फार्मा, बी फार्मा एंड एम फार्मा की कोर्स की मैं बात करूं तो ये 2 इयर्स का अगेन प्रोग्राम होता है। तो ये पूरा फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया है, ठीक है। इंडिया में फार्मेसी का एजुकेशन इस तरीके से चलता है। एंड 2008 में एक कोर्स लॉन्च हुआ, उसका नाम था फार्म डी। क्या था कोर्स का नाम? फार्म डी। जो बच्चा, इसका फीस भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। फार्म डी कोर्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाता है, लेकिन इसकी फीस 20 से 25 लाख रुपए लमसम लग जाती है। इतनी महंगी कोर्स अफोर्ड कर पाना एक नॉर्मल फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है ना। इतना अगर पैसा रहेगा तो विदेश से एमबीबीएस नहीं कर लेगा जो फार्मेसी करेगा, है कि नहीं। चलिए, तो फार्मेसी एजुकेशन समझ में आया? सारे बच्चे बताइए। फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, बताइए, समझ में आया? नहीं, अभी फिलहाल मैं MIT मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहार में हूँ, ठीक है, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। चलिए, तो आप लोग बताइए समझ में आ गया? यस। अब कुछ क्वेश्चन करिए, है ना। चलिए, कह रहे हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, यानी फार्म डी कोर्स की बात हो रही है, यहाँ फार्म डी कोर्स की बात कर रही है। वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में ये कोर्स कब इंट्रोड्यूस हुआ, बताओ, जवाब दो। फार्म डी का कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है अभी तक, होता तो उसके लिए ट्राई करते हैं। बताइए, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 2008, 9, 7, 8, 6 या 10, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 2008-9 सेशन स्टार्ट, पहला सेशन था 2008-9 पहला सेशन 2008-9 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन बोल दो या फादर ऑफ फार्मेसी। इंडिया में फादर ऑफ फार्मेसी किनको कहा जाता है? ML श्रॉफ, RN चोपड़ा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आचार्य चरक। जवाब दीजिए सारे बच्चे। तो फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया ML श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ, बहुत बढ़िया। फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स इन, कल भी पढ़ाया था, बताओ भाई। फार्मेसी एक्ट अभी भी क्लास के जस्ट स्टार्टिंग में रिकैप में बताया था। फार्मेसी एक्ट कब आया बताओ? 47, 48, 49, 50। तो फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में। कब आया? 1948 में। वेरी गुड। एंड फिर अब बात कर लेते हैं स्कोप। काफ़ी बार पूछा हुआ है फार्मेसी फील्ड में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या करियर है। देयर इज ह्यूज स्कोप इन फार्मेसी फील्ड एज अ करियर। एज ए करियर की बात, करियर वाइज बात करें तो बहुत सारी फील्ड हैं। जैसे एकेडमिक्स एक मेजर सेक्शन माना जाता है। एकेडमिक्स मतलब है कि आप इंस्टीट्यूशंस में काम कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज अभी के टाइम पर फार्मेसी के कॉलेज ओपन हो रहे हैं, तो वहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप हायर एजुकेशन रहेंगे तब। तो कह रहा है फार्मासिस्ट एज अ टीचर, फार्मासिस्ट तो आप बनेंगे ही। अरे भाई फार्मेसी कर रहे हो तो फार्मासिस्ट तो बनोगे ही, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही आप एकेडमिक्स का भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं फार्मासिस्ट तो ही, लेकिन एकेडमिक में भी काम कर रहा हूँ। फार्मासिस्ट एज ए टीचर हैव वेरियस रोल टू प्ले इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन।
टीचिंग इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं, स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ क्वालिफाइड टीचर इन अपकमिंग टाइम। आने वाले समय में क्वालिफाइड टीचर्स जो भी हैं उनके बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसा सेक्टर है और इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो इंडिया का है वो दबदबा बहुत खतरनाक है ना, ध्यान रखना। तो टीचर्स मेक टाइम टू गेट एक्सपोजर टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, प्रैक्टिकल सेटिंग्स, देमसेल्फ अपडेटेड, ये सब चीज़ें हैं। फिर आपका कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी मतलब होता है आपका सिंपली हॉस्पिटल, सॉरी मेडिकल स्टोर। आप अपना एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, अपना मेडिकल स्टोर डाल सकते हो, है कि नहीं। हाँ, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखा, डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे और फिर दवा देने का काम कौन करता है, ये फार्मासिस्ट करता है। तो फार्मासिस्ट एक्ट एज अ मीडिएटर इन बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। पेशेंट और डॉक्टर के बीच जो मीडिएटर का काम करता है वो कौन करता है ना, ये फार्मासिस्ट करता है। देयरफॉर ही कैन ऑल्सो प्रोवाइड काउंसलिंग टू द पेशेंट, है ना, ये पेशेंट को काउंसलिंग भी प्रोवाइड करने का काम करता है। काउंसलिंग मतलब जानकारी देना। एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द हॉस्पिटल रिगार्डिंग सेल्फ मेडिकेशन। एंड जो भी आप पेशेंट हैं, पेशेंट ट्रेनिंग को देना, पेशेंट को ट्रेनिंग देना कि सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवा आप कैसे खा सकते हैं। क्योंकि अगर उसको 10 दिन तक दवा खाना है तो डेली तो आपके पास आकर के पूछेगा नहीं, एंड आपके पास उतना फुर्सत नहीं कि डेली जाकर के बताइए सुबह शाम ये दवा खाओ। नहीं, आप उसको कैसे समझाओगे कि भैया सुबह में ये खाना है, शाम में ये खाना है, भूखे पेट ये खाना है ना, दूध के साथ ये खाना है, पानी के साथ ये खाना है। डीआर बोल रहे हैं स्टॉप कमेंटिंग एंड फोकस ऑन रीडिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। फालतू के कमेंटबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है, शांति से पढ़ो, जो बता रहे हैं वो समझो। एम्स में वैकेंसीज जब भी आती हैं, उदित फार्मा जॉब्स नाम से एक चैनल है, उसमें हम लोग जॉब वैकेंसीज का अपडेट्स देते हैं, वहाँ पर बताएंगे हर एक चीज़ आपको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। चलो, सेल्स एंड मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। फार्मासिस्ट विथ प्लीजेंट पर्सनैलिटी, जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग में खास करके एमआर आपने सुना होगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो एमआर भी अपने आप में एक अच्छा जॉब वैकेंसीज होता है। तो फार्मासिस्ट जो जिसका प्लीजेंट पर्सनैलिटी है, बढ़िया पर्सनैलिटी है, अच्छा बोलने का तरीका है, वो आपका जॉब मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काम कर सकता है। कंपनीज जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स होते हैं, जिसके पास नॉलेज अच्छा है, मेडिसिन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है डॉक्टर्स को, उनके लिए ये जॉब स्कोप अच्छा होता है एमआर का, एमआरशिप, जिसको हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कह सकते हैं। एंड कुछ क्लिनिकल रिसर्च वगैरह में भी काम कर सकते हैं, जैसे क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सीआरओज हैं, इनमें भी इंडिया बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। दे आर स्टाफ्ड वेरी हाई स्किल्ड क्लिनिशियंस, फार्माकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट जो भी होता है उनको वो हायर करता है। दे डू द क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर वेरियस ड्रग्स एंड दे मॉनिटर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड डू क्वालिटी एश्योरेंस। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह में भी काम कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों के लिए जो ये है वो बेस्ट है। एक तो एमआर मैं नहीं बोलता एमआर का जॉब वगैरह में ज़्यादा बेनिफिट है, मेन बेनिफिट है अपना काम सीखो, एंड चीफ एंड बेस्ट तरीका है आपको ठीक ठाक लाइफ में सक्सेस होने का। काम सीखो, हॉस्पिटल में काम वगैरह सीखो, एंड जनरली मैं कहाँ कहता हूँ कि आपको पूरा एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, नहीं, जनरल, अरे भाई झोला छाप जो गांव में इलाज करता है उससे बेहतर आप कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बस माना ये लीगल नहीं है, लीगल तो ये भी नहीं है कि शराब पी करके सड़क पे चलना, चलते हो ना। लीगल तो ये भी नहीं है किसी की बहन बेटी को देख के ताड़ते हो ना, उससे क्या फ़ायदा होता है कि नहीं, उससे घर चलता है आपका, कहीं ना कहीं बदनामी होती है। लीगल तो ये भी नहीं है कि शादी से पहले, समझ रहे हो ना, करते हो ना, उसमें कभी सोचे हो लीगल है या इलीगल है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जिससे आपका करियर बने उसके बारे में सोचना, ठीक है। गांव घर में जो भी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल, मैं फालतू की बातें नहीं करता हूं, आपको झूठ के सपने नहीं दिखाऊंगा, आप रिसर्च में चले जाओगे, ये किताबी चीज़ें हैं, ये जब एग्जाम में लिखने आएगा तो वही लिखोगे। एग्जाम में आप ये नहीं लिख सकते कि आप सुई लगा सकते हो, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है, सुई लगाना हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन एक्चुअली मैं बता रहा हूँ झोला छाप डॉक्टर से तो बेहतर इलाज करोगे, ट्रीटमेंट करोगे। मैंने अपना करियर वहीं से शुरू किया, एंड वहीं से मेरे को कॉन्फिडेंस मिला, एंड मेरे साथ कम से कम नहीं भी कुछ तो 500-600 अभी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो पास आउट हैं, अच्छा कर रहे हैं, है ना, जो अच्छा कर रहे हैं। समझ रहे बात को, समझ रहे बात को। हाँ
तो मेनली आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, अच्छा जो लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो ये आपका तरीका है। बाकी और भी अलग अलग वैकेंसीज हैं, जैसे कंसल्टेंसी के तौर पर काम कर सकते हैं आप, प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट हैं वो ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। कंसल्टेशन जो भी रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च सर्वे वगैरह के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है ना। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस सब मैं बता रहा हूँ ना, सेंट्रल फार्मेसी का शुरुआत ही मैंने इसीलिए किया है। वहाँ पर प्रॉपर आपको मेडिकल का हर एक जानकारी, हर एक रिपोर्ट पढ़ना, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, हाइपरटेंशन, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बहुत सारी डिजीजेज वगैरह हैं, उसका बेसिक आपको इतना है ना कि आप हमारे साथ पढ़ोगे। मैं मेन विषय पढ़ाता हूँ, पता है। सेकेंड ईयर में आपका एक विषय है फार्माकोलॉजी और थेरेपेटिक्स। आप उसमें प्रॉपर सीखेंगे कौन सा दवा किस डिजीज में देना होता है और कैसे वो काम करता है। फर्स्ट ईयर में तो सब इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। हाँ, फर्स्ट ईयर में एक HAP अच्छे से पढ़ना, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा। और बाकी ये सब भी पढ़ो, सुटिक्स कोग्नोसी भी पढ़ो, लेकिन एक्चुअली पेशेंट ट्रीटमेंट में ये 2-3 सब्जेक्ट बहुत असरदार होते हैं। HAP जिसको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं, थेरेपेटिक्स कहते हैं, जो कि मैं खुद पढ़ाऊंगा, है ना। और वो चीज़ें जो मैंने सीखा है ना, वो डॉक्टर्स के साथ काम करके सीखा है ना। डॉक्टर्स के लेक्चर्स को अटेंड करके, MBBS वाले लेक्चर्स का अटेंड करके सीखा है, और वो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ सेकेंड ईयर वालों को। कारण क्योंकि इसीलिए सेकेंड ईयर में पता है फर्स्ट ईयर से भी ज़्यादा बच्चे अभी के टाइम पे सेकेंड ईयर में लगभग 600-700 बच्चे लाइव रहते हैं। जी हाँ, 800 बच्चे लाइव रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उन लोगों में सीरियसनेस है कि नहीं मुझे सीखना है, काम करना है। एंड उसके साथ मैं बोलता हूँ जॉब भी करो, क्योंकि साल भर आप तब तक हॉस्पिटल में काम कर चुके होंगे, मेडिकल फील्ड में काम कर चुके होंगे, तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। फिर मैं बताऊंगा ना तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए मैं एक एग्जांपल बार बार देता हूँ, स्टीयरिंग पे बैठने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए चाहे कितना भी पढ़ लें, आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे जब तक आप स्टीयरिंग धरेंगे नहीं। वही वाली बात है ना। चलो बढ़िया है। द बी फार्म ग्रेजुएट कैन वर्क विथ मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो बी फार्म ग्रेजुएट्स वगैरह हैं वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ काम कर सकते हैं, पेशेंट ट्रीटमेंट हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करियर स्कोप्स में आती हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही था। बाकी जो भी बुक वगैरह है इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, इससे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आप कोर्सेज परचेज किया वैसे ही आप बुक भी यहाँ से डी फार्मा फर्स्ट ईयर सक्सेस गाइड के नाम से बुक है, इसको ऑर्डर कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहीं रहा, एंड नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा वो फार्माकोपिया पर होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर सब लोग पढ़िएगा अच्छे से, है ना। लेकिन कल हम लोग दूसरा विषय स्टार्ट करेंगे। फार्मास्यूटिक्स का 2 क्लास कर लिए ना, कल हम लोग दूसरा विषय स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, देन फिर हम लोग फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहिए, और जो भी लोग कोर्सेज में ज्वाइंट हैं अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। थैंक यू।